नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। सबसे पहले बड़ी खबर, दिल्ली में इस बार सार्वजनिक स्थलों पर छठ पूजा नहीं होगी और दिल्ली हाई कोर्ट ने सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा पर रोक लगा दी है और इस बारे में दायर याचिका खारिज कर दी गई है। हाई कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा है कि जब जान बचेगी तभी पूजा होगी। पूनम शर्मा हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। पूनम, कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा कि बच पाएंगे तभी त्योहार मना पाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और कोर्ट का व्यू था कि जहां पर लगातार दिल्ली सरकार को अपने पुराने नोटिफिकेशंस को चेंज करना पड़ रहा है और पहले जहां 200 लोगों को शादियों या गैदरिंग में जाने की परमिशन थी उसे घटा के अब खुद दिल्ली सरकार 50 कर रही है। तो ऐसी स्थिति में छठ पूजा के लिए जहां पर हर रोज लाखों लोग इकट्ठा होते हैं एक ही घाट पर, वो अलाउ नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे सीधे तौर पर कोविड की समस्या और ज्यादा बढ़ेगी और सीधे तौर पर ये मौत को निमंत्रण देने जैसा है। इसीलिए कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा कि क्या फिलहाल आप स्थिति दिल्ली की नहीं देख रहे हैं कि कितनी विकट है और कोरोना के केसेस लगातार रिकॉर्ड बना रहे हैं, लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मौत का आंकड़ा लगातार राजधानी में बढ़ रहा है और उसे कंट्रोल करने के लिए जहां एक तरफ राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों जुटी हुई है, ऐसे में ये परमिशन नहीं दी जा सकती कि छठ को पे पूजा करने के लिए घाट पे जाने की परमिशन आम लोगों को दी जाए। इससे पहले दिल्ली सरकार भी साफ कर चुकी है कि इस बार छठ पूजा जो है वो लोगों को अपने घरों के पास ही करनी पड़ेगी, घरों में ही करनी पड़ेगी और उसके लिए जिस तरह से नदी के तट पर जाकर जो पूजा होती है, जो अर्घ दिया जाता है, वैसे इस बार इंतजाम नहीं हो सकते क्योंकि लगातार जो संक्रमण की स्थिति है वो दिल्ली में बढ़ रही है। तो इन्हीं सब बातों के मद्देनजर कोर्ट ने भी आज दिल्ली सरकार का जो फैसला था उस पर अपनी मोहर लगा दी है और कहा है कि फिलहाल जो छठ पूजा है उसके लिए किसी भी तरह से अलाउ नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल, सेहत रहेगी तो हम धार्मिक कार्य कर पाएंगे, पूजा पाठ कर पाएंगे, यही एक कोर्ट का कहने का मकसद भी था। पूनम शर्मा हमारे साथ हैं। जिंदा रहेंगे तभी त्योहार मना पाएंगे, कोर्ट ने सीधे तौर पर ये कहा। और इस बीच ये भी आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना विस्फोट को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पूरी तरह से मोर्चे पर हैं और उन्होंने दिल्ली में 250 और आईसीयू बिस्तर के इंतजाम की तैयारी कर ली है और ये पहले से मौजूद 250 बिस्तरों के अलावा है। मल्टी डिसिप्लिनरी 10 टीमों का गठन किया गया है। ये टीमें 10 निजी अस्पतालों का दौरा करेंगी। अस्पतालों में बिस्तरों के इंतजाम किस तरीके से हैं, कैसे उसका इस्तेमाल किया जाएगा, टेस्टिंग की सुविधा कैसी है, दूसरी तमाम चीजों पर ये टीमें नजर रखेंगी। 250 वेंटिलेटर्स बैंगलोर से नवंबर अंत तक दिल्ली आ जाएंगे और नवंबर अंत तक रोजाना 60,000 टेस्ट का भी इंतजाम किया जा रहा है। तो हाईकोर्ट ने सार्वजनिक जगहों पर छठ मनाने की इजाजत से इनकार कर दिया, लेकिन इस पर लगातार कैसे सियासत होती रही, जरा वो देखिए। पहले तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले छठ पूजा को ना इसको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। एक पौंड में 50-100 लोग इकट्ठे खड़े होते हैं और पानी जैसे 100 में से अगर 5 लोग पॉजिटिव हैं तो 100 में से जो बाकी 95 वो भी पॉजिटिव हो जाएंगे, तो इसके फैलने का बहुत डर है। इसको देखते हैं, ऐसा नहीं होगा। देखो, लोग लॉ अबाइडिंग है और ये पॉलिटिकल पार्टी ही कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं। कुछ उनकी साजिश है, थोड़ा वो उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों से और खासतौर से अभी बिहार की जीत हार से थोड़ा नाराज हैं, इसलिए छठ पे आरोप अपना पूरा अटैक किए हैं। मेरी प्रार्थना है कि अरविंद केजरीवाल जी ऐसा मत करो। सोशल डिस्टेंसिंग सबसे ज़्यादा छठ के लोग ही करते हैं। प्रसाद की शुद्धता भी वो मना ले जाते हैं, नहाए खाए से लेके और अंतिम अर्घ तक वो कैसे स्वच्छता होगी वो भी निभा लेते हैं। इनको छठ करने दो, ये लोग सोशल डिस्टेंसिंग के तहत ही करेंगे। ये सब राज्य सरकार के मामले हैं। हर राज्य सरकार को अपने तरीके से मैनेज करने का अधिकार है, वो मैनेज करे जैसे जिसको करना। केंद्र सरकार का इसमें कुछ मामला नहीं है। केंद्र सरकार वही बोलती है जहाँ केंद्र सरकार से मदद मांगी जाए या कुछ पूछा जाए। गवर्नमेंट के रूप में यही कहना चाहूँगा कि इस समय कोविड है और जिस तरह से हमने स्कूल बंद रखे हुए हैं, जिस तरह से हम और सारी चीज़ों को बंद रखे हुए हैं, शादी ब्याह में 50-50 लोगों की रेस्ट्रिक्शन तक लगी हुई है, वे बहुत सारे और फेस्टिवल्स हैं जिन पे रेस्ट्रिक्शंस लगी। तो अगर हमारी महिलाएं खासतौर से जाके पानी में खड़ी होती हैं छठ के मौके पे, अगर वो होंगी तो उनको नुकसान हो सकता है, कोविड हो सकता है। और इस समय अनप्रेसिडेंटेड समय है, मतलब बहुत ही अप्रत्याशित तरीके से इसकी परेशानी आती है।
तो हमें भी कुछ ना कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर्स तो लेने पड़ेंगे। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी मौजूद है। मीनाक्षी जी, यानी अब कोर्ट ने जो फैसला दिया है कि जान बचेगी तो ही त्योहार मना पाएंगे, और उस पर जब केंद्र सरकार भी पूरी तरह से एक्शन में है, लग रहा है कि लगाम लगेगी और सियासत पर भी और कोरोना के मामलों पर भी। देखिए, जो काम दिल्ली सरकार का है वो काम दिल्ली सरकार का ही है। कहने को दिल्ली राज्य का दर्जा है और दिल्ली में मुख्यमंत्री है, और दिल्ली के मुख्यमंत्री, चाहे आप तबलीगी जमात वाला समय देख लें या उसके बाद वाला देख लें, जब जब कोरोना बढ़ा तब तब इनके इंटरवेंशन नहीं रही और केंद्र सरकार को यहाँ पर आकर हस्तक्षेप करना ही पड़ा। तो हस्तक्षेप करना पड़ा तो कर दिया, लेकिन करना चाहिए नहीं, क्योंकि अगर राज्य सरकार काम नहीं करे तो कोई काम नहीं करे, वो संभव नहीं है। तो किसी को काम करना है, वो काम किया जा रहा है। लेकिन मुझे बार बार ऐसा लगता है कि दिल्ली सरकार को अपने हिस्से का काम ईमानदारी से करना चाहिए, और जहां जहां कोऑपरेशन की जरूरत है, हम सब पहले भी थे और आज भी हैं कोऑपरेट करने के लिए। और देश के गृह मंत्री तो जो भी उनसे मदद मांगेगा उसको वो मदद देंगे, क्योंकि वो देश के गृह मंत्री हैं। लेकिन बार बार दिल्ली में एक रेजिडेंट होने के नाते ऐसा महसूस हुआ कि लगातार दिल्ली सरकार ने हमें फेल किया। जी मीनाक्षी जी, क्योंकि जिस तरीके के हालात हैं अभी दिल्ली में, क्या ऐसा लग रहा है कि दोबारा से लॉकडाउन के हालात आ गए हैं? देखिए, चीजें बैलेंस होनी चाहिए, और वो बैलेंस का मतलब ये है कि जो रोटी रोजगार है वो भी जरूरी है, और साथ ही कोरोना जो फैल रहा है उसकी रोकथाम भी जरूरी है। तो उसके लिए स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है जनता का साथ लेते हुए और दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को साथ लेते हुए। मुझे बार बार ऐसा लगता है कि जब चीजें हाथ से निकल जाती है तो वो सब दारोमदार जो है केंद्र सरकार पर डाल देते हैं और खुद साइड में हट जाते हैं। जो चीज जरूरी है, अगर लॉकडाउन जरूरी है या ऑल्टरनेट स्ट्रैटेजी जरूरी है कि आधा समय खोलना है, आधा समय बंद करना है, या समय अनुसार करना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, कम लोगों को सड़क पे करना है, या कुछ घंटों के लिए कंप्लीट लॉकडाउन करना है, जो भी स्ट्रैटेजी बनती है वो बनाई जानी चाहिए। और देश की, दिल्ली की जो जनता है उसको भी साथ देना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली इसका नुकसान और खामियाजा जो है वो हम ही लोगों को भुगतना है। पहले जहां जहां दिल्ली सरकार ने अनदेखी की उसकी सजा तो दिल्ली भुगत ही रही है। अब तो इसी पर फिर क्या आपको ये भी लगता है कि दिल्ली में कोरोना से निपटने में चूक हुई? हर बार जब टेस्टिंग किट्स की कमी महसूस हुई तो केंद्र सरकार ने टेस्टिंग किट्स दी, एम्बुलेंसेस का हुआ तो वो दी, सारे जितने कोरोना सेंटर्स है वो बनाने दिल्ली सरकार ने है। वहां पे बड़ी बड़ी तस्वीर जो है वो केजरीवाल जी ने अपनी लगा रखी है, काम सारा केंद्र सरकार कर रही है। ऑन ऑफ पोल्यूशन का ये माहौल होता है, सबको पता है। अक्टूबर से जनवरी तक का समय दिल्ली के लिए खतरे वाला होता है, कोई तैयारी नहीं। 1000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार के माध्यम से, सेस के माध्यम से इनको मिला, एनवायरमेंटल सेस। उस 1000 करोड़ में से जो पैसा है वो 400-500 करोड़ ऑन ऑफ बत्ती और गाड़ी करने के ऊपर खर्च कर देंगे। और मुझे समझ नहीं आता कि ये पढ़े लिखे इंजीनियर हैं, इनको नहीं पता कि गाड़ी स्टार्ट करने में और बंद करने में ज्यादा फ्यूल खर्च होता है, और ये वो करवा रहे हैं। और ऑन ऑफ के नाम पे अपने कार्यकर्ताओं को जो है पैसे दे रहे हैं। अभी पैसे देने ही हैं, काम करवाना ही है, तो कम से कम दिल्ली की सड़कों पे जो मलबा पड़ा हुआ है उसको साफ करवा दे, क्योंकि दिल्ली की पोल्यूशन के अंदर जिसकी वजह से कोरोना में अधिक महामारी फैलती है वो डस्ट का हिस्सा है। बिल्कुल, शुक्रिया मीनाक्षी जी हमसे बात करने के लिए। मीनाक्षी लेखी सांसद जिनसे हम बात कर रहे थे। बहरहाल दिल्ली में कोरोना विस्फोट से जबरदस्त दहशत है, संक्रमण के आंकड़े तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, और आलम यह है कि दिल्ली में हर घंटे कोरोना से करीब 4 लोगों की जान जा रही है। दिल्ली में कोरोना का विस्फोट बेकाबू हो रहा है। आंकड़ों ने रफ्तार पकड़ ली है, मौत के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। दहशत और मुश्किलों का दौर लौट आया है। जरा 24 घंटे के आंकड़े देखिए।
24 घंटे में नए केस 6,396, 24 घंटे में मौत 99, कुल संक्रमित 4,95,598, कुल मौत 7,812, एक्टिव केस 42,004। 17 नवंबर की रात 10 बजे तक हालात बेकाबू होता देख केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद मोर्चे पर उतर आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी कमान संभाल ली है। कोरोना से जंग में दिल्ली का पूरा सिस्टम एक बार फिर से एक्शन में है। गाइडलाइंस के अंदर और ज्यादा परिवर्तन करने की बात हो या जो कुछ जहां आवश्यक है वो सारे स्ट्रेंथन करने के लिए भारत सरकार ने गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में मीटिंग करके सभी संबंधित भारत सरकार के भी और दिल्ली सरकार के भी अधिकारियों को और वहां की सरकार को जो है निर्देश दिए। कोरोना से जंग में दिल्ली को पहले कामयाबी मिली थी। आंकड़े लगातार नीचे गिरते गए, लेकिन अब तस्वीरें बेहद डरा देने वाली हैं। एक हफ्ते में दिल्ली में मौत का आंकड़ा देखिए। 10 नवंबर 83, 11 नवंबर 85, 12 नवंबर 104, 13 नवंबर 91, 14 नवंबर 96, 15 नवंबर 95, 16 नवंबर 99, 17 नवंबर 99। दिल्ली ने दिखलाया है कि पूरी ताकत से मुकाबला किया तो कोरोना को एक बार फिर से मात दी जा सकती है। लेकिन कुछ सवाल हैं जो इस वक्त दिल्ली वालों के दिल में उठ रहे हैं। सवाल ये कि एक बार कोरोना काबू में आ गया था तो उसे बेकाबू क्यों होने दिया गया? कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराने में एजेंसियां और सरकारें सुस्त क्यों हो गयी? और एक बार फिर केंद्र और केजरीवाल सरकार के बीच जिम्मेदारी दूसरों पर फेंकने वाली राजनीति क्यों हो रही है? केंद्र सरकार का मैं खास तौर से शुक्रिया अदा करता हूं कि इस कठिन परिस्थिति में केंद्र सरकार ने दिल्ली वालों की मदद की है। और सबसे बड़ी मदद है कि जो उन्होंने 750 आईसीयू बेड्स और जल्द से जल्द बढ़ाने का उन्होंने आश्वासन दिया है। इससे सबसे ज्यादा हमें लाभ होगा। तभी अरविंद केजरीवाल जी को याद आती है गृह मंत्री जी की, जब पानी सर से ऊपर जा चुका होता है। मई में भी याद आई थी जब हालत ऐसी हो गई थी कि लोगों के पास हॉस्पिटल में बेड्स अवेलेबल नहीं थे, लोगों के पास कोई तरीका नहीं था कि कहां पर अपना इलाज कराएं। तब भी उनको गृह मंत्री जी की याद आई जब डीआरडीओ ने सबसे बड़ा कोविड सेंटर बनाया। और अब जब फिर पानी सर के ऊपर से गया तो फिर गृह मंत्री जी की याद आ गई। कोरोना से जंग में दिल्ली एक बार फिर से जीतेगी, लेकिन तभी जब मिलकर उसका मुकाबला हो। दिल्ली से अशोक सिंघल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। दिल्ली के बाद बात करेंगे पश्चिम बंगाल की सियासत की, जो लगातार तल्ख होती जा रही है। बीजेपी ने तय किया है कि अब हर महीने अमित शाह और जेपी नड्डा का बंगाल दौरा होगा। जरूरत पड़ेगी तो चेहरा भी आ जाएगा, व्यक्ति भी आ जाएगा और विजय सुनिश्चित है। 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी यहां सरकार बनाने जा रही है, ममता दीदी इसको रोक नहीं सकती। बंगाल की इस लड़ाई ने और रफ्तार पकड़ ली है। बीजेपी का बंगाल प्लान तैयार है। अमित शाह और जेपी नड्डा बंगाल कूच के बड़े किरदार होंगे। हर महीने बीजेपी के इन दोनों महारथियों का बंगाल दौरा होगा। अमित शाह जी और नड्डा जी का आने का कोलकाता में फिर बंगाल में फिर से अभी कोई तिथि निश्चित नहीं हुआ है, लेकिन हर महीना आएंगे, जरूरत पड़ने से ज्यादा भी आएंगे। जबकि महीना का प्रवास हो चुकी है, अगले महीना का तिथि वो लोग बताएंगे। बिहार मुट्ठी में आने के बाद बीजेपी की पूरी नजर अब बंगाल पर टिक गई है। पहली बार बंगाल में जीत हासिल करने के इरादे से बीजेपी जी जान से जुट गई है। सबूत है जेपी नड्डा और अमित शाह जैसे बड़े नेताओं के हर महीने बंगाल दौरे की तैयारी। बंगाल को गुजरात में बदल देने के बीजेपी के दावे पर टीएमसी की तरफ से भी जवाब दिया जा रहा है। बांग्लार कोनो परिवर्तन হয়নি। এখানকার ছেলেদেরকে চাকরির জন্য গুজরাটে যেতে হচ্ছে, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, দিল্লি, হরিয়ানা, কর্ণাটকে যেতে হচ্ছে। পরিযায়ী শ্রমিক হয়ে গেছে। যে বাংলা একদিন সারা দেশকে আইএএস আইপিএস দিত, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার দিত। গুজরাটে গেলে কি ব্রহ্ম বা মহেশ্বরকে দেখা যাবে? গুজরাটে গেলে তো সেটা দেখা যাবে, ট্রেনে আগুন ধরানো, কিছু লোককে পুড়িয়ে মারা, তা দেখা যাবে গুজরাটে। প্রথম সূত্রপাত হয়েছিল, গুজরাটকে লোকে চিনল কি করে, ভারতবর্ষের মানচিত্রে এলো কি করে।
बंगाल के दोनों दावेदारों ने कमर कस ली है। अमित शाह के पिछले दौरे से ही ये संकेत मिल गया था कि लड़ाई तेज होने वाली है। मुझे लगता है पॉलिटिकल पार्टियों से बंगाल की जनता को चुनाव की जल्दी है और परिवर्तन करने की जल्दी है। जिस तरह की भीड़ मैं देख रहा हूँ रोड पर, जहाँ जाते हैं वहाँ पर, वो एक प्रकार का गुस्सा दिखाती है अभी के शासन के खिलाफ। एक और तो ममता जी के शासन के प्रति आक्रोश है, गुस्सा है, और दूसरी आंख में मोदी जी स्थिति को सुधार सकते, इसकी भरोसा और आशा भी दिखाई पड़ती है। बंगाल में जीतना बीजेपी के लिए एक बड़ी मंजिल है। अब तक बंगाल से उसकी सत्ता दूर ही रही है। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने बीजेपी के इरादे मजबूत किए हैं। अब देखना ये है कि ये लड़ाई किस तरह और किस दिशा में आगे बढ़ती है। कोलकाता से दीपक देबनाथ और अरिंदम भट्टाचार्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए आज तक। जम्मू कश्मीर के डीडीसी चुनाव को लेकर श्रीनगर से दिल्ली तक सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। चुनाव प्रमुख के तौर पर अनुराग ठाकुर जम्मू पहुंच चुके हैं। सीधा हमला उन्होंने कांग्रेस पर किया, पूछा कि क्या गुपकार संगठन में वो शामिल है या नहीं। क्या ये कांग्रेस की मजबूरी है एक के बाद दूसरा चुनाव हारने के बाद कि नया गठबंधन देखा जाए, गुपकार अलायंस का पार्ट बना जाए, या इन सबके विचारों के साथ कांग्रेस के विचार मेल खाते हैं? यह कांग्रेस को स्पष्ट करना है। क्या कांग्रेस फारूक अब्दुल्ला जी, उमर अब्दुल्ला जी, महबूबा मुफ्ती जी इनके विचारों से सहमत हैं, देश विरोधी बयानों से सहमत हैं, उनके विचार मेल खाते हैं? या कांग्रेस की मजबूरी है बार बार चुनाव हार के कि उत्तर प्रदेश में 2% वोट मिले, गुजरात में 3 सीटों पर जमानत जब्त हो गई, तो इसलिए अलायंस पार्टनर ढूंढकर थोड़ा काम किया जाए? क्या मजबूरी है कांग्रेस की? देश को बताना पड़ेगा, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी को। अमित शाह को कोई अधिकार नहीं है कि वो कांग्रेस से सवाल पूछे, क्योंकि यही गुपकार गठबंधन कहिए, अलायंस कहिए, गैंग कहिए, जो भी उन्होंने नाम दिया हो, उसके साथ सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने अलायंस किया। चाहे वो एनसीपी के नेता फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे पीडीपी की नेता महबूबा मुफ्ती हो, उनको सरकार में शामिल किया, उनके साथ सरकारें बनाई। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।